नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कामयाब इंडियन एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में टॉपिक है मनोविज्ञान की उत्पत्ति व मनोविज्ञान के क्षेत्र व अर्थ के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अर्थ व क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या अर्थ है मनोविज्ञान का, और इस मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे पहले मनोविज्ञान की उत्पत्ति। पहला है वैदिक काल। कौन सा काल है? वैदिक काल। वैदिक काल का जो समय है वह है 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल का जो समय है 1500 से 600 ईसा पूर्व माना गया है वैदिक काल का समय। और वैदिक काल में क्या हुई थी? वेदों की रचना। वैदिक काल में हुई थी वेदों की रचना। वैदिक काल का जो समय माना गया है 1500 से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक काल में क्या हुई थी? वेदों की रचना। हम आगे बात करते हैं यूनान। किसकी? यूनानी। जो माना गया है ईसी पूर्व 4वीं व 5वीं सदी। कौन सी? 4वीं व 5वीं सदी। इसमें जो एक विद्वान थे, क्या नाम था? सुकरात। उनका क्या नाम था? सुकरात। ये यूनानी दार्शनिक थे सुकरात। इन्होंने कहा था कि सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। यह किसने कहा था? सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। सुकरात के द्वारा कहा गया था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे प्लेटो ने क्या कहा था, उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो ने कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। यह किसने कहा था? प्लेटो ने। पहला सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, जबकि प्लेटो ने कहा था कि आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। अब आगे बात करते हैं अरस्तु की। किसकी? अरस्तु की। अरस्तु ने क्या क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था आत्मा का अध्ययन। अरस्तु ने क्या किया था? आत्मा का अध्ययन। किसने किया था आत्मा का अध्ययन? अरस्तु ने। प्लेटो ने, ये जो प्लेटो है, इन्होंने कहा था कि ईश्वर प्रकृति व मनुष्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था ईश्वर प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था कि ईश्वर प्रकृति और मनुष्य को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं हम। जो अरस्तु था, इन्होंने कौन सी सदी में कहा था? चौथी सदी में। सॉरी, कौन सी सदी में? चौथी सदी में कहा था आत्मा का अध्ययन। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की। अगली बात करेंगे मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। मनोविज्ञान की शुरुआत।
बात करते हैं मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है ईसा पूर्व 4वीं सदी में। किसमें? ईसा पूर्व 4वीं सदी में मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है। कौन सदी में? ईसा पूर्व 4वीं सदी में। जो मनोविज्ञान का जनक है, मनोविज्ञान के जनक, मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब हम बात करते हैं, लेकिन एक काल्पनिक, कौन से? काल्पनिक एक ऐसे विद्वान हैं, काल्पनिक एक ऐसे विद्वान हैं जो मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। लेकिन काल्पनिक एक ऐसे विद्वान हैं जो मनोविज्ञान का जनक प्लेटो को मानते हैं। किसको मानते हैं? प्लेटो को मानते हैं। अब हम बात करते हैं प्राचीन प्राचीन मनोविज्ञान के जनक। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है? वो भी कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है। अब हम बात करते हैं एबिंगहॉस। एक विद्वान थे एबिंगहॉस। कौन है? एबिंगहॉस। इनके द्वारा कहा गया था कि सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी में, सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी में, सबसे पहले ईसा पूर्व 5वीं सदी में पैदा हुए सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। कौन सदी में? किसने कहा था? एबिंगहॉस ने कहा था। सबसे पहले एबिंगहॉस ने ये कहा था कि ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने सबसे पहले ये कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए मनुष्य को? ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। किसने? एबिंगहॉस के अनुसार। अब हम बात करते हैं प्लेटो की। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। उसमें बताया प्लेटो ने कि प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक। उसमें प्लेटो ने ये बताया कि मनुष्य में क्या पाई जाती है? आत्मा पाई जाती है। प्लेटो ने पुस्तक लिखी जिसका नाम है रिपब्लिक। उसमें यह बताया कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है तथा वह आत्मा के भाव से परम सत्ता को प्राप्त करता है। किसने बताया? प्लेटो ने एक पुस्तक लिखी रिपब्लिक जिसमें यह बताया कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मनुष्य में आत्मा पाई जाती है जिससे वह आत्मा के भाव से किसी परम सत्ता को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है? परम सत्ता को। आत्मा पाई जाती है, इससे ही क्या करता है? परम सत्ता को प्राप्त करता है। अब आगे बात करते हैं हम प्लेटो के शिष्य। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। प्लेटो के शिष्य क्या है? अरस्तु।
प्लेटो के शिष्य का क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु ने ही क्या आत्मा के अध्ययन की क्या की? शुरुआत की। आत्मा के अध्ययन, जो आत्मा का अध्ययन है ये किसने किया? प्लेटो के शिष्य का क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया? आत्मा का अध्ययन, आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। क्या की? आत्मा के अध्ययन की शुरुआत की। और यही आत्मा का अध्ययन आगे चलकर क्या बना? आधुनिक मनोविज्ञान बना। क्या बना? आधुनिक मनोविज्ञान। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान बना। मनोविज्ञान है। देखो, प्लेटो के शिष्य का क्या नाम है? अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया? आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन किया। आत्मा के अध्ययन यही आगे चल के क्या बना? आधुनिक मनोविज्ञान बना। एबिंगोस ने कहा था, ईसा पूर्व 5वीं सदी में सुकरात ने कहा था मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो ने कहा था कि मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, आत्मा पाई जाती है तथा आत्मा के भाव से वह किसी परम सत्ता को प्राप्त करता है। और प्लेटो के शिष्य का क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु ने आत्मा का अध्ययन किया और आत्मा का अध्ययन यही आगे चलकर क्या बना? आधुनिक मनोविज्ञान बना। अब हम बात करते हैं 16वीं सदी की। किसकी? 16वीं सदी की बात करते हैं हम। 16वीं सदी 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइक्ले, रूडोल्फ गाइक्ले कौन? 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइक्ले ने 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइक्ले ने साइकोलॉजिया, साइकोलॉजिया नामक क्या लिखी? पुस्तक। ये क्या है? पुस्तक है एक। 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइक्ले ने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? साइकोलॉजिया नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए, किसके अध्ययन के लिए? आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। 1590 में रूडोल्फ गाइक्ले ने 1590 में रूडोल्फ गाइक्ले ने साइकोलॉजिया नामक क्या लिखी? पुस्तक लिखी। और पुस्तक में आत्मा के अध्ययन के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया? साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। किसमें, कौन सी पुस्तक में किया गया? साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी पुस्तक है उसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक को लिखी है 16वीं सदी में 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गाइक्ले ने। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द के बारे में। जो है साइकोलॉजी है शब्द है, साइकोलॉजी शब्द यह दो शब्दों से मिलकर बना है। इंग्लिश के जो अंग्रेजी के दो शब्द हैं उनसे मिलकर बना है। साइकी व लोगस। साइकी व लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का जो मतलब होता है वो है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन। तो दोनों को मिला के बन जाएगा आत्मा का अध्ययन। क्या बनेगा? आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। और जो साइकोलॉजी शब्द है यह मूलतः, साइकोलॉजी शब्द मूलतः ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक साइकी और एक लोगस। साइकी का मतलब है आत्मा
और लोगस का मतलब अध्ययन। तो साइकोलॉजी का मतलब हो गया आत्मा का अध्ययन। अब हम बात करते हैं 17वीं सदी के बारे में। 16वीं सदी हो गई, अब हम बात करेंगे 17वीं सदी। पोम्पोनोजी विद्वान कौन थे? पोम्पोनोजी। इन्होंने जो विचार दिया, इनके द्वारा जो विचार दिया गया, मन मस्तिष्क का विज्ञान। सत्रहवीं सदी में कौन भी पोम्पोनोजी ने विचार दिया मन और मस्तिष्क का विज्ञान। कौन सा विचार दिया? मन मस्तिष्क का विज्ञान। ये किसके द्वारा दिया गया था? पोम्पोनोजी के द्वारा दिया गया था, मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब इसमें अब मन कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है बाह्य मन और एक होता है अंदर मन। बाह्य मन होता है 60% और अंदर मन होता है 40%। ये विचार दिया गया था पोम्पोनोजी के द्वारा। मस्तिष्क यानी दिमाग, ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? पोम्पोनोजी के द्वारा। मन मस्तिष्क का विज्ञान। मन कितने, कौन सा मन और कितने प्रकार के मन होते हैं? 2 प्रकार के, बाह्य मन और अंतर मन। अब ये विचार दिया गया पोम्पोनोजी के द्वारा 17वीं शताब्दी में, लेकिन 19वीं सदी आते आते यह अभिप्राय भी लगभग समाप्त हो गया। कौन सी सदी में? 19वीं सदी आते आते लगभग यह अभिप्राय समाप्त हो गया। समाप्त होने के जो कारण है वह है कि इसके लिए कई प्रश्न उठने लग गए कि मन और मस्तिष्क में क्या अंतर है, कौन सा मन बेस्ट होता है, कौन से मन का अध्ययन करना चाहिए, कौन सा मन मनुष्य के लिए अच्छा होता है। इन प्रश्नों का उत्तर ना मिलने के कारण जो यह है मन मस्तिष्क का विज्ञान जो विचार था यह लगभग खत्म हो गया। कौन सी सदी में? 19वीं सदी आते आते 19वीं सदी में यह विचार समाप्त हो गया। क्या हो गया? यह विचार समाप्त हो गया। 19वीं सदी में यह विचार क्या हो गया? समाप्त हो गया कि कौन कौन से मन मस्तिष्क में क्या अंतर है, कौन सा मन बेस्ट है, कौन से मन का अध्ययन करना चाहिए। इन प्रश्नों के उत्तर न मिलने के कारण जो यह विचार था वो समाप्त हो गया। कौन सा? पोम्पोनोजी द्वारा दिया गया था मन मस्तिष्क का विज्ञान। अब हम बात करते हैं विलियम जेम्स के बारे में। किसके बारे में? विलियम जेम्स के बारे में। विलियम जेम्स ने लगभग 18 वर्षों तक क्या की? विलियम जेम्स है, इन्होंने क्या 18 वर्षों तक क्या की? मेहनत की। ठीक है, विलियम जेम्स ने 18 वर्षों तक मेहनत की और 1870 में जो मनोविज्ञान है, 1870 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बना दिया गया। ठीक है, विलियम जेम्स ने 18 वर्षों तक क्या की? मेहनत की और 1870 में जो मनोविज्ञान है उसको एक स्वतंत्र विषय बना दिया गया। स्वतंत्र विषय किसने बनाया? विलियम जेम्स ने। 18 वर्ष तक उन्होंने कठिन मेहनत की, उसके बाद 1870 में मनोविज्ञान को एक क्या बना दिया? स्वतंत्र विषय बना दिया गया। और इन्होंने जो दिया विचार, विलियम जेम्स ने चेतना का विज्ञान। कौन सा? चेतना का विज्ञान। यह किसने दिया? विलियम जेम्स ने दिया चेतना का विज्ञान। कौन से सत्र में? 1870 में। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं विलियम वुंट की। हम बात करते हैं विलियम वुंट की। इसकी विलियम वुंट की, विलियम वुंट की बात करते हैं। विलियम वुंट ने 1879 में, कौन सन में, 1879 में, 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, लिपजिंग, कौन से स्थान पर, लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की क्या की, स्थापना। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने, विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, लिपजिंग नामक स्थान पर 1879 में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसके द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा। और जो ये है, यहीं पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहां पर स्थापित की, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। किसकी स्थापना की, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला। और ये कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहां पर है, लिपजिंग नामक स्थान पर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब प्रयोगात्मक, ये जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक है विलियम वुंट। ठीक है, विलियम वुंट ने 1879 में लिपजिंग नामक स्थान पर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय की स्थापना की और यहीं पर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। किसने, विलियम वुंट ने। अब हम आगे बात करते हैं चेतना का विज्ञान। जो चेतना का विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, चेतना का विज्ञान किसके द्वारा दिया गया था, चेतना विज्ञान विलियम जेम्स। किसने दिया था, विलियम जेम्स। किसके द्वारा दिया गया था, विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था चेतना का मनोविज्ञान। और जो चेतना का जो मनोविज्ञान है, यह सबसे कम वर्षों तक प्रभावी रहा। और जो इसके सबसे कम वर्षों तक प्रभावी रहने के जो दो कारण हैं, अब उन दो कारणों के बारे में बात करते हैं। जो पहला कारण है विलियम मैकडूगल ने 1900 ईस्वी में, विलियम मैकडूगल ने 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक 1900 ईस्वी में अपनी पुस्तक द आउटलाइन साइकोलॉजी साइकोलॉजी में लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। क्या है, चेतना एक बुरा शब्द है। यह किसने लिखा, विलियम मैकडूगल ने, जो अपनी पुस्तक यानी कि द आउटलाइन साइकोलॉजी में लिखा कि चेतना एक बुरा शब्द है। चेतना क्या है, एक बुरा शब्द है। ये किसने बताया, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी द आउटलाइन साइकोलॉजी।
उसमें ये बताया कि चेतना क्या है, एक बुरा शब्द है, तो इसलिए जो चेतना का विज्ञान है वो ज़्यादा समय तक प्रभावी नहीं रहा। अब दूसरा कारण उसके बारे में बात करते हैं। 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड ने एक सिद्धांत दिया, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। इन दो कारणों की वजह से जो चेतना का विज्ञान है वो ज़्यादा वर्षों तक प्रभावी नहीं रहा। अब हम आगे बात करते हैं चेतना का स्वरूप। ठीक है, अगला है चेतना। चेतना कितने प्रकार की होती है, कौन कौन चेतना? चेतना का स्वरूप, चेतना का स्वरूप। जो चेतना है वह है चेतना, ठीक है, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, तीन प्रकार का होता है, कितना स्वरूप? तीन प्रकार का। ठीक है, चेतना का जो स्वरूप है तीन प्रकार का होता है, चेतना, अर्धचेतन, अचेतन। चेतना होती है, ठीक है, ये कितने परसेंट होती है? 10% होती है, और ये दोनों मिला के क्या होती है? 90% होती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है दोनों मिला के? अर्धचेतन और अचेतन। चेतना होती है 10% और अर्धचेतन होती है 90, अर्धचेतन और अचेतन होती है 90%। इन दो कारणों से यह अभिप्राय, इन दो कारणों से, जो कारण बताए मैंने, उन दो कारणों से जो अभिप्राय थे चेतना का विज्ञान, यह समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब जो वर्तमान में जो अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, वर्तमान में जो ये अर्धचेतन वह अचेतन, इन दोनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? मनोविज्ञान में। मनोविज्ञान में वर्तमान में अर्धचेतन व अचेतन, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, 20वीं सदी के बारे में। किसमें? और 20वीं सदी के बारे में। ठीक है, 20वीं सदी के बारे में हम बात करते हैं। जेबी वाटसन। कौन है? जेबी वाटसन। इन्होंने क्या दिया? विचार व्यवहार, विचार दिया इन्होंने व्यवहार का अध्ययन। बीसवीं सदी में जेबी वाटसन ने विचार दिया, कौन सा? व्यवहार का अध्ययन। किसके द्वारा दिया गया? जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया 20वीं सदी में व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी। किसने? वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन और फिर चेतना का त्याग किया। वुडवर्थ ने एक अर्थ यात्रा परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर मन व चेतना का त्याग किया और फिर वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया। वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, फिर मन और चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया। किसने परिभाषा दी थी? वुडवर्थ ने परिभाषा दी। देखो, वुडवर्थ ने परिभाषा दी कि मनोविज्ञान ने पहले आत्मा, मन, चेतना का त्याग किया। ठीक है, चेतना का त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार को
अपना लिया। वुडवर्थ ने अर्थ यात्रा परिभाषा दी। पहले मनोविज्ञान ने पहले आत्मा मन चेतना का त्याग किया और फिर वर्तमान में व्यवहार को अपना लिया। जेबी वाटसन को, जो जेबी वाटसन है, जेबी वाटसन, इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किनको? जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। मैंने पढ़ा है आपको क्या जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ठीक है, अब जो आगे का हमें वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको जो मैंने पढ़ा है वो समझ आया होगा, और अब इसकी आगे की जो क्लास है हम वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। धन्यवाद आप सभी को।